ऐसे सवाल थे जो मुझे मेरे दर्दियों द्वारा अक्सर पूछे जाते हैं और इनमें से कुछ अ, ऐसी मान्यताएँ हैं जो कि आज की तारीख में सही नहीं हैं और कुछ मान्यता की वजह से पेशेंट्स जो है वो ट्रीटमेंट करने से कतराते हैं और मिसगाइड होते हैं, उनको सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। तो ये हमारी कोशिश है कि अ, जो ग्लूकोमा के रिलेटेड हकीकतें हैं और कुछ मान्यताएँ जो गलतफ़हमी हैं, उनको हम दूर करें और हमारा जो अगला हिस्सा है ये वेबिनार का, उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि ग्लूकोमा यानी कि काला मोतिया जो रोग है, वो हकीकत में क्या है, उसकी एक बिल्कुल सरल भाषा में कोशिश करेंगे समझने की, जानकारी पाने की कि ये बीमारी क्या है? ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ये जानते हैं कि ये बीमारी क्या है और ये कैसे होती है, तो आप आधी जंग जीत चुके हैं। अक्सर मैंने ये देखा है कि मेरे कंसल्टेशन रूम में अ, अक्सर जब पहली दफ़ा दर्दी आते हैं और मैं उनको बताता हूँ कि आपको ग्लूकोमा है, आपको काला मोतिया है, तो उनका सबसे आश्चर्यजनक रिस्पॉन्स ये होता है कि डॉक्टर साहब काला मोतिया क्या होता है? हमें बिल्कुल भी पता नहीं है और उनके लिए बहुत नई चीज़ है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिन लोगों को पता नहीं है कि ग्लूकोमा क्या होता है, तो वो उनके लिए ये बहुत मुश्किल हालात हैं। तो एक वीडियो के द्वारा हम जानने की कोशिश करते हैं कि ग्लूकोमा असल में होता क्या है। जैसे ये हमारी आँख की पुतली है। आँख की पुतली के अंदर जो है एक प्रवाही भरा होता है, जो कि पिछले हिस्से से बनता है और आगे जाता है और फिर वो आगे से बाहर निकल जाता है। उसकी बाहरी निकासी व्यवस्था जो होती है, वो निकासी व्यवस्था में जब बाधा आती है, तो आँख का पानी बढ़ जाता है और वो कहीं पे बाहर नहीं निकल सकता और आँखों का दबाव बढ़ता है इसके चलते। और ये दबाव जब बढ़ता है, तो जो हमारी पीछे आप देख रहे हैं, जो हमारी नस है, जो पीले रंग की, वो आँख का सबसे वीक हिस्सा है। तो जब वहाँ पे दबाव पड़ता है, तो वो नस सूखना शुरू होती है और ये जब नस सूखती है, तो हमारा बाहरी हिस्सा विज़न का कमज़ोर पड़ता है और धीरे से वो बीच वाले हिस्से को ख़त्म करते जाता है और फिर विज़न कम होता जाता है। तो ये ग्लूकोमा ऐसे होता है। अ, अगला हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है अ, वो है कि ग्लूकोमा का पता कैसे चलता है? तो जनरली जैसे मैंने पहले भी हमने बात करी है कि ग्लूकोमा का कोई सिम्पटम नहीं है। तो शुरुआती चरणों में पेशेंट को कोई भी सिम्पटम्स नहीं होगा, पेशेंट को कुछ भी महसूस नहीं होगा। पर जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जैसे-जैसे रोग बढ़ता जाता है, बाहरी हिस्सा खत्म होता जाता है, पर बीच वाला हिस्सा अभी भी सलामत है। एक समय आता है जब ये बीच वाला हिस्सा भी बिल्कुल खत्म हो जाता है, तब जाके दर्दी को पता चलता है कि मुझे ग्लूकोमा हुआ है और उस समय पे हमारे पास ट्रीटमेंट के विकल्प पे और कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए पहले हमने जैसे बताया कि ग्लूकोमा का पता दर्दी को होने से पहले अगर वो अपनी आँखों का रेगुलर चेकअप करवाते हैं, तो उनसे पहले उनके डॉक्टर को पता चलता है और अगर मान लो अ, आपके डॉक्टर ये बताते हैं कि आपको ग्लूकोमा है, पर वो बहुत शुरुआती चरण में है, तो आपको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए क्योंकि अगर ये स्टेज पे रोग को हमने पकड़ लिया, तो जैसे मैंने पहले बताया, हम आधी जंग जीत चुके हैं क्योंकि शुरुआती स्टेज पे पकड़ने पे उसकी ट्रीटमेंट भी बहुत आसान है
और अगर आप सही तरीके से आपके डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करते हैं, तो बहुत अच्छे चांस हैं कि आपको लाइफ लॉन्ग जो ग्लूकोमा है, वो उसको आप कंट्रोल करके अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सकते हैं और ऐसे बिता सकते हैं कि जिससे ग्लूकोमा आपकी विज़न के ऊपर नकारात्मक असर ना डाले। तो वापस से हम अर्पित जी से कुछ जानना चाहेंगे कि अ, उनकी जो अ, खुद से अनुभव रहे हैं ट्रीटमेंट के, वो कैसे रहे हैं और एक पेशेंट पर्सपेक्टिव से उनको कैसा महसूस हुआ है? अर्पित जी। अ, सर ग्लूकोमा में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बेसिकली यह रहा है कि हमें तो डरना नहीं चाहिए और टाइम टाइम पे चेकअप के लिए जाना चाहिए। जैसे जैसे आपको डॉक्टर एडवाइस करता है, जैसे जैसे आपको चिकित्सक आपको परामर्श देता है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे ड्रॉप्स डालना है। ड्रॉप्स अगर आप टाइम डालते हैं और आप चिकित्सक की एडवाइस को अगर मानते हैं तो आप इस प्रॉब्लम से भी ओवरकम हो सकते हैं। तो अगला प्रश्न आगे आपसे बढ़ ये जी सर। सर अगला प्रश्न ये था कि ग्लोकोमा का जो जोखिम है वो किसको होता है और किन लोगों को ग्लोकोमा का चेकअप करवाना चाहिए? मतलब किन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, किन लोगों को ग्लोकोमा का चेकअप करवाना चाहिए और किसको ज़्यादा जोखिम है? जी, तो ये फिर से हम एक वीडियो के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे जिनको डायबिटीज़ है, जो दर्दी को डायबिटीज़ है, उनको ग्लूकोमा का चांसेस ज़्यादा है। तो उनको सबसे पहले शुगर का अपना कंट्रोल बहुत ज़्यादा अच्छे से रखना है। दूसरा है कि 40 साल से ज़्यादा की आयु, तो बढ़ती उम्र में ग्लूकोमा का रिस्क बढ़ता है। जिनको फैमिली हिस्ट्री है किसी को ग्लूकोमा की, जिनको हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, जिनको डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट शुगर कंट्रोल नहीं है, मायोपिया है, आँखों में चोट लगती है, सूजन है या जलन है या गाँठ है या फिर मोतियाबिंद है। कुछ प्रकार के मोतियाबिंद के अंदर भी ग्लूकोमा का जोखिम बढ़ जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड की दवाएँ अगर कोई लेता है किसी और बीमारी के लिए, तो उसको भी ग्लूकोमा का जोखिम बढ़ जाता है। तो मूलभूत जो कुछ इम्पोर्टेंट हिस्से हैं, जैसे कि 40 साल के ऊपर की आयु, आपकी फैमिली के अंदर मान लो आपके मम्मी-पापा, आपके भाई-बहन, किसी को अगर ग्लूकोमा का निदान हुआ है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि फैमिली हिस्ट्री वाले जो भी व्यक्ति हैं, उनको 40 साल की आयु के बाद अपना रेगुलर आँखों का चेकअप आँख के डॉक्टर के पास कराना है। क्योंकि जो अक्सर बुजुर्ग जो 40 साल की उम्र के बाद पाया जाने वाला जो ग्लूकोमा है, वो फैमिली हिस्ट्री जिसको पॉजिटिव है, उसको 10 गुना ज़्यादा जोखिम है एक नॉर्मल इंसान से, जिससे कि अ, कोई भी जिससे कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, उसको जो रिस्क है, उससे 10 गुना ज़्यादा है। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपके परिवार में किसी को काला मोतिया है, तो आप ये कोशिश ज़रूर करें, आप अपने आँख के डॉक्टर से परामर्श करें, अपनी फैमिली हिस्ट्री बताएँ। क्योंकि आपकी फैमिली हिस्ट्री जानने के बाद हो सकता है कि जो किस्सों में ऐसा लग रहा है कि शायद आपको ग्लूकोमा की शुरुआत हो गई है, आपके आँख के डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट बताएँ। और शुरुआती चरण में, जैसे पहले हमने बताया, शुरुआती चरण में निदान करने के लिए टेस्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और फैमिली हिस्ट्री पॉज़िटिव है आपने ये बताया है, तो आपके डॉक्टर भी आपके केस में ज़्यादा सतर्क रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आप में अगर ग्लूकोमा हो रहा है, तो बिल्कुल शुरुआती चरण पे ही उसको हम ध्यान पे ले लें, ताकि उसकी सही जाँच और ट्रीटमेंट हो सके। दूसरे दर्दी जैसे हमने देखा कि जिनको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है, तो ये दोनों बीमारी ऐसी हैं कि जो लगभग शरीर के
सारे अंग पे असर करती है और आँख भी उनमें से एक है। तो ये दोनों बीमारियों का बहुत सही तरीके से ध्यान रखें। आपके फिज़िशियन की सलाह के अनुसार ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट चलाएँ और जितना अच्छा आपका डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रहेगा, उतनी ही बाकी के शरीर के ऊपर जो नकारात्मक असर हैं, ये दोनों रोगों की, वो कम होगी और ज़ाहिर है आँख पे भी कम होगी। दूसरे जिन दर्दियों को किसी वजह से चोट लगी है, जैसे मान लो आपको खेलते वक़्त कोई चोट लगी है, गेंद लगी है या दिवाली समय कुछ लोगों को कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनको पटाखे लगते हैं। तो जो चोट लगती है, किसी भी ब्लंट ट्रॉमा जिनको हम बोलते हैं, ज़ोर से आँख के ऊपर लगती है चोट, तो उन दर्दियों को भी ग्लूकोमा का रिस्क है। तो भले ही एक बारी चोट लगने के बाद आपका विज़न फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, फिर भी आपको रेगुलर चेकअप कराते रहना है। दूसरे दर्दी वो हैं कि जिनमें अ, शरीर की किसी बीमारी के लिए स्टेरॉइड की दवा चलती है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे किसी को अस्थमा है और उनको इन्हेलर में स्टेरॉइड चलते हैं। मान लो किसी पेशेंट को सोरियासिस है, उनको स्किन की क्रीम चलती है। मान लो किसी पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और उनको गोलियाँ चल रही हैं स्टेरॉइड की। तो अलग-अलग फ़ॉर्म में स्टेरॉइड की जो भी दवाई हैं, जो शरीर में जाती है, तो स्टेरॉइड जो है, वो आपकी आँखों का प्रेशर बढ़ा सकते हैं और प्रेशर जब बढ़ता है, तो आपको पता नहीं चलता। पर अगर आपको पता हो कि मुझे कोई और बीमारी के लिए स्टेरॉइड चल रही है, तो आप अपने आँख के डॉक्टर को ये ज़रूर बताएँ और ख़ास करके उनसे ये भी पूछें कि डॉक्टर साहब मेरे आँख का प्रेशर सही है और उनको ये बताने पे उनको भी ये मालूम रहेगा कि अगर आपको स्टेरॉइड चल रहा है, तो आपके अंदर प्रेशर बढ़ने का एक जोखिम है, तो हर बारी आपकी ये जाँच भी होती रहेगी। तो होने के लिए ग्लूकोमा किसी को भी हो सकता है, पर जो पेशेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, चोट लगी हो, आँख में सूजन हो या जलन हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाई हैं, तो इन पेशेंट्स के अंदर ख़ास करके ग्लूकोमा का जोखिम सामान्य इंसान से थोड़ा ज़्यादा होता है। आपको ये जो सारी जानकारी है, ये आपको आपके आँख के डॉक्टर को बतानी है, जिससे कि उनको आपके निदान में मदद मिलेगी और आपकी ट्रीटमेंट में भी मदद मिलेगी। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि कुछ पेशेंट्स के अंदर जिनमें स्टेरॉइड किसी भी रीज़न से चल रहा है और अगर आँख के डॉक्टर को पता है कि स्टेरॉइड चल रहा है, तो वो जिन जिन डॉक्टर ने स्टेरॉइड शुरू किया है, उनसे परामर्श करके कई बार हम ऐसी दवाइयाँ दे सकते हैं कि वो जो स्टेरॉइड नहीं है। तो जिस कारण आपका आँखों का दबाव बढ़ रहा था, अगर हम उसी को हटा देते हैं, तो हो सकता है कि आपके आँखों का प्रेशर फिर से कम हो जाए और आपको ग्लूकोमा की दवाइयाँ या टीपे की ज़रूरत ना पड़े या कम ज़रूर पड़े। तो ये सारी जानकारी आप अपने डॉक्टर से शेयर करें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि सर अगला प्रश्न जी। अगला प्रश्न ये है कि ग्लूकोमा की जांच कैसे की जाती है और इसके चेकअप चेकअप कैसे होता है, मतलब ग्लूकोमा का, और इसका कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, कौन सी जांच करवा के डायग्नोसिस किया जाता है कि आपको ग्लूकोमा है या आपको ग्लूकोमा नहीं है? तो ये जो है, ये एक बहुत ही फिर से कहूँगा कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तक लोगों के मन में यही विचार है कि ग्लूकोमा की जाँच मतलब एक ही जाँच है, जिनकी आँखों का प्रेशर 20 से ज़्यादा है। कुछ पेशेंट्स का या कुछ व्यक्तियों का ये मानना है कि उनको ग्लूकोमा है। तो आज की तारीख में हमारे पास अ, ग्लूकोमा की कई सारी निदान की पद्धति हैं, टेस्ट हैं,
जिससे कि हम फाइनल एक डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण से बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे हमारे पास एक जिक्सो पजल है। एक पजल के अलग अलग पीसीस हैं हमारे पास, और हमें पता नहीं है कि फाइनल पिक्चर क्या बनेगा। पर जैसे जैसे हम पीसीस को उसकी जगह पे रखते जाएंगे और एक फाइनल पिक्चर बनेगा, तब जाके हमें पता चलता है कि एक्चुअल में वो पजल क्या थी या उसका आंसर क्या था। तो ग्लूकोमा को उसी तरीके से एक पजल के समान मानिए, जिसके बहुत सारे पहलू हैं। हम थोड़ी सरल भाषा में बताने की कोशिश करेंगे कि मान लो किसी दर्दी को ग्लूकोमा का निदान किया जाता है, तो उस दर्दी के अंदर इनमें से कौन कौन सी जांच अक्सर की जाती है। हो सकता है सारी जांच ना की जाए, और हो सकता है कि सारी जांच की जरूरत पड़े। पर अगर आपको पता हो कि कौन सी जांच का हेतु क्या है, तो आप अपने डॉक्टर को सहकार ज्यादा दे पाएंगे और अपने रोग के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे आप सब जानते हैं कि ग्लूकोमा के अंदर आंख का दबाव बढ़ता है, तो सबसे पहली जांच जो है, जिसको टेक्निकली टोनोमेट्री बोलते हैं, टोनोमेट्री माने आंख का दबाव, तो वो जो है अक्सर अलग अलग मशीनों पे जांचा जाता है। और हम लोग जो है एक ब्लू लाइट के ऊपर उसका आंख का प्रेशर लेते हैं, जो कि सबसे सही माना जाता है। तो आंखों का प्रेशर ग्लूकोमा की डायग्नोसिस यानी निदान और उसकी सारवार का एक पहलू है। पर उसके अलावा जैसे आपको कौन से प्रकार का ग्लूकोमा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक दूसरी जांच है जिसका नाम है गोनियोस्कोपी। तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि आंख के अंदर का अवरोध, जो पानी को बाहर नहीं निकलने देने वाला जो अवरोध है, वो कौन सी जगह पे है। तो ये जो जांच है, ये इसलिए देखना जरूरी है ताकि हम आपके काला मोती का प्रकार जान सकें। ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि अ, जो ग्लूकोमा के पेशेंट होते हैं, उनमें अक्सर खाली टीपे दिए जाते हैं। और मैं ये जो जांच की बात कर रहा हूँ, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काला मोतिया का एक जो दूसरा प्रकार है, जिसको बंद कोण काला मोतिया कहा जाता है, उसमें जनरली शुरुआती तौर पे अगर हमने लेज़र किया, तो हम रोग को वहीं रोक सकते हैं। और उसके लिए है पहली ट्रीटमेंट जो अक्सर लेज़र होती है। अगर उसमें हमने टीपे शुरू किए, तो प्रेशर तो कम हो जाएगा, पर रोग अपने आप से आगे बढ़ता जाएगा, और ये अच्छी बात नहीं है। तो गोनियोस्कोपी माने आंखों की आंतरिक निकासी व्यवस्था देखनी भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि आंख का दबाव जांचने की। तो ये हुई दूसरी जांच, जिसके अंदर एक डॉक्टर, ये आपके आंख के डॉक्टर आपकी आंख के अंदर एक लेंस रख के आपकी आंख की आंतरिक निकासी व्यवस्था देखेंगे। उसके बाद की जांच है पेरीमेट्री, जो कि आंख के दृष्टि विस्तार की जांच है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से बाद में जानेंगे। पर आप में से कई लोगों ने, जिनमें खास करके जो ग्लूकोमा के मरीज हैं, उन्होंने देखा होगा कि आपके डॉक्टर पेरीमेट्री आपको करवाने के लिए बता रहे हैं। तो वो आपकी दृष्टि के ऊपर ग्लूकोमा का क्या असर हुआ है, वो आपको जांच बताता है। उसके बाद की जो जांच आती है, उनमें से एक जांच ये है पैकीमेट्री। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है जांच, क्योंकि अक्सर हमने देखा है, जैसे हमने पहले बात करी कि अगर मान लो किसी का दबाव आंख का 20 से ऊपर है, तो उसको ग्लूकोमा है, ऐसा जनरली लोग मानते हैं। पर अगर मान लो हम वो दर्दी की आंखों की पुतली माने कि कॉर्निया की जो थिकनेस होती है, उसकी जांच करें, और अगर पेशेंट की कॉर्निया आगे वाला जो फ्रंट ट्रांसपेरेंट विंडो है, अगर उसकी थिकनेस ज्यादा है, तो हमें उस हिसाब से एक कैलकुलेशन बिठाना होता है कि सही मायने में आंख का प्रेशर क्या है। एक सरल सा उदाहरण देता हूँ कि मान लो किसी दर्दी का प्रेशर 25 आता है, पर उसकी कॉर्निया की पुतली बहुत ज्यादा चौड़ी है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि उसकी आंख का जो प्रेशर हम नाप रहे हैं, वो सही में शायद 25 ना हो, उससे कम हो।
तो पैकीमेट्री माने कि आंखों की पुतली की चौड़ाई ये जानने के लिए हमें मदद करती है कि हमने जो प्रेशर की जांच करी है, हम जो प्रेशर नापा है वो सही है या उसमें कोई एडजस्टमेंट की जरूर है। उसके बाद की जांच है फंडस फोटो। तो ये जो है वो आपकी आंख की नस का फोटोग्राफ हम निकालते हैं इसके अंदर। क्योंकि ग्लूकोमा के अंदर आपकी आंख की नस सूखती है, तो हमारे पास अगर आपकी आंख की जो फोटोग्राफ है, अगर वो हम समय दर समय देख के कंपेयर कर सके कि उसमें अगर छोटे छोटे बदलाव आ रहे हैं, तो हम ये तय कर सकते हैं कि शायद आपका ग्लूकोमा बढ़ रहा है। तो ये आंखों की जो नस का फोटो है, ये हमें संभाल के रखनी है। और थोड़े थोड़े समय के बाद हो सकता है कि आपके डॉक्टर उसके साथ कंपैरिजन करें कि समय के साथ आपके ग्लूकोमा में कोई बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है। और एक और जांच है जिसको टेक्निकल भाषा में ओसीटी मान बताया जाता है। तो वो क्या है, जो हमारी नस है उसमें बहुत सारे बारीक बारीक तंतु हैं, जैसे वायर्स हैं, आप ऐसे मान के चलिए बहुत सारे छोटे छोटे वायर्स हैं जो कि पर्दे के ऊपर से मगज के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो ग्लूकोमा में ये जो बारीक तंतु होते हैं उसके अंदर नुकसान होता है। तो उसकी थिकनेस, माने आप ये मान के चल सकते हैं कि आपकी नस का स्कैन वो हमें, आपका ग्लूकोमा शुरुआती तौर पे अगर हो तो कई बार वो हमें पेरीमेट्री से भी पहले आपका ग्लूकोमा का निदान करने में कई बार मददरूप होती है। तो जैसे मैंने बताया ये 6 जांच है हर एक दर्दी के अंदर। सारी जांच की ज़रूरत नहीं होती है या कुछ पेशेंट्स के अंदर सारी जांच की जाती है। ये निर्भर करता है कि आपकी आँख की परिस्थिति क्या है, और आपके डॉक्टर आपके इसके बारे में आपको बताएँगे कि इनमें से कौन-सी जाँच आपके अंदर करनी ज़रूरी है। जैसा कि आपने इन 6 जाँच के बारे में बताया है, तो इसमें एक ये पूछना था कि पेरीमेट्री जाँच जो आपने बताया है कि पेरीमेट्री जाँच तो वो क्या होता है और वो कितनी बार-बार करवाने की ज़रूरत होती है या कितने अंतराल के बाद करवाने की ज़रूरत होती है? तो ये जो है हम एक और प्रेज़ेंटेशन से देखेंगे। एक इमेज आपके सामने है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो पेरीमेट्री की जाँच है, वो आपका जो दृष्टि का विस्तार है, वो हमें बताता है। और जैसे कि आप चित्र में देख पाएँगे कि जो आपकी दाईं साइड का चित्र है, उसके अंदर बिल्कुल पहला गोला है, उसके अंदर आपको जो कुदरती दृश्य है, वो सही दिख रहा है। और फिर जैसे-जैसे ग्लूकोमा बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे आपको जो विज़न के अंदर कौन-कौन सी परेशानियाँ आती हैं, वो आप अपने ये चित्र में देख सकते हैं। आप जब जैसे देखें कि सबसे पहला चित्र है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। उसके बाद वाले चित्र में आप देख सकते हैं कि कुछ काले-काले धब्बे आए हैं। आपके सामने जो खेत हैं और आकाश हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि काले-काले धब्बे आए हैं। जैसे-जैसे रोग आगे बढ़ता जाएगा, जैसे हम मिडल स्टेज पे पहुँचेंगे, तो ऊपर वाला हिस्सा जो है, आप देख पा रहे हैं कि ऊपर वाला जो हिस्सा है, उसके अंदर आपका विज़न कम हो गया है, क्योंकि ग्लूकोमा की वजह से वहाँ पे रोशनी कमज़ोर पड़ गई है। और जब अगर आप इनमें से किसी स्टेज के ऊपर ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं और आपका काला मोतिया धीरे-धीरे बढ़ता जाता है, तो आप अंतिम पड़ाव यानी एडवांस स्टेज पे पहुँचेंगे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप खाली बीच वाला हिस्सा देख पा रहे हैं। तो अ, इससे हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्लूकोमा का मरीज़ होता है, उसको अपनी डेली लाइफ़ में जो उसका विज़न होता है, जो उसका दृष्टि का विस्तार होता है, उसमें कौन-कौन सी मुश्किलियाँ आ रही हैं, उसका कितना विज़न कमज़ोर हो चुका है, वो एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रेज़ेंटेशन के द्वारा, माने कि टेस्ट द्वारा, वो हमें देखने को मिलता है। तो आप बिल्कुल दोनों इमेज को कंपेयर कर सकते हैं। दाईं साइड की जो इमेज है, ऊपर और नीचे लगभग सेम है। तो किसी पेशेंट का पेरीमेट्री में मैंने देखा कि उसका लगभग एडवांस स्टेज आ गया है, तो मुझे पता चल जाएगा कि उसको विज़न की वजह से उसकी रोशनी में कितनी कटौती आई है और उसको डे टू डे उसकी एक्टिविटी में क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं। और इसको आप इस तरीके से समझिए कि जैसे मान लो आपको किसी दर्दी को डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट सही जा रही है कि नहीं, वो आपके डॉक्टर जो हैं, वो या तो आपका ब्लड शुगर देखेंगे
या और एक जांच है HB1AC करके एक जांच है जो आपके पिछले 3 महीनों की एवरेज शुगर की जानकारी देती है। वो थोड़ा थोड़ा समय पे वो जांच करेंगे और बताएंगे कि हाँ आपके शुगर कंट्रोल में है और हमारी ट्रीटमेंट जो है वो सही काम कर रही है, आपका डायबिटीज स्टेबल है। पेरीमेट्री को आप उसी तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आ, ये एक जरिया है जिससे कि आपके डॉक्टर आपको ये तसल्ली दे पाएंगे कि अगर आपकी पेरीमेट्री स्टेबल है, मान लो आपकी पेरीमेट्री के काले धब्बे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हमारी ट्रीटमेंट सही काम कर रही है, आपका ग्लूकोमा स्टेबल है। और अगर सालों दर सालों सेम पेरीमेट्री रिपोर्ट में स्टेबल रहती है तो उस दर्दी को आगे जाके रोशनी कम होने का खतरा कम हो जाता है। हालांकि खतरा रहता ज़रूर है, हर समय दर समय आपको ये जांच रिपीट करवाते रहना चाहिए। कितनी बारी करवाना है, कौन से समय अंतराल पे करवाना है, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल पे, ये आपके डॉक्टर तय करेंगे। वो आपकी परिस्थिति है, आपका प्रेशर क्या है, आपकी नस की परिस्थिति क्या है और आप में और कौन कौन से जोखिम परिबल है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर है, उससे तय करेंगे कि आपके अंदर वो जो है टेस्ट कितनी बारी करानी चाहिए और कितने अंतराल पे करानी चाहिए। सर अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सबके मन में आता है कि ग्लूकोमा पता डायग्नोसिस हो गया कि ग्लूकोमा है, तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, कैसे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, उसके बारे में आप कुछ थोड़ा बताएंगे। तो ये भी हम कोशिश करेंगे एक वीडियो के द्वारा जानने की। जैसे हमने पहले बताया कि ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट है और अगर आपको पता है कि आपको ग्लूकोमा है तो आप अपने आप को एक भाग्यशाली माने और आप अपनी रोशनी को सुरक्षित रख सकते हैं। उसकी ट्रीटमेंट के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे आई ड्रॉप्स हैं, टीपे डाल सकते हैं, लेज़र किया जा सकता है और सर्जरी की जा सकती है, सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा भी ट्रीटमेंट की जा सकती है। और ग्लूकोमा का उपचार बिल्कुल है। कुछ पेशेंट्स का ऐसा मानना होता है कि ग्लूकोमा का कोई इलाज नहीं है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ग्लूकोमा का बिल्कुल इलाज है। समय सही समय पर अगर हमने उसकी जांच कर ली तो या तो दवाई या टीपे, लेज़र या फिर ऑपरेशन, इनमें से जो भी ज़रूरत पड़ेगी आपके आँख के डॉक्टर आपको बताएंगे। उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल ज़रूर है पर वो लाइफ लॉन्ग रहती है। हम अंधापन को रोक सकते हैं पर उसके लिए आपको आपके डॉक्टर को सहकार देना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न ये था कि ग्लूकोमा के ड्रॉप्स क्या काम करते हैं और क्या उन्हें लगातार डालते रहना चाहिए या उनका क्या रोल होता है ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में, ड्रॉप्स क्या टीपे का क्या रोल होता है। तो इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमारी आँख के अंदर आँखों का दबाव अगर बढ़ गया है तो वो आँखों का दबाव हमें किसी तरीके से कम करना है। अभी आँखों का दबाव हमें कम करने के लिए हमारे पास 2 विकल्प हैं। एक विकल्प ये है कि हम आँख के अंदर जो प्रवाही बन रहा है, वो जिस रेट से बन रहा है, जिस तेज़ी से बन रहा है, उसको थोड़ा-सा कम कर दें। क्योंकि ग्लूकोमा में अक्सर क्या होता है कि आँख के अंदर का पानी बनना तो सही तरीके से बन रहा होता है, पर अक्सर उसकी निकासी व्यवस्था में अवरोध होता है। तो जो ग्लूकोमा की दवाएँ, मानो कि आँखों के डालने वाले टीपे होते हैं, वो इस तरीके से काम करते हैं कि या तो वो ग्लूक जो आँखों का प्रवाही है, आँख के अंदर जो प्रेशर बढ़ाने वाला प्रवाही है, उसका प्रोडक्शन कम कर देता है, उसकी तेज़ी कम कर देता है, या तो फिर वो एक अल्टरनेटिव रास्ता देता है। जैसे मान लो हम ये मान के चले कि कोई मेजर हमारा मेन रोड बंद हो, रास्ता कहीं पे ब्लॉक हो, तो हम साइड रोड से जाने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से आँख का जो निकासी व्यवस्था का मुख्य हिस्सा है, अगर उसमें रुकावट आती है, तो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि एक वैकल्पिक तौर पे एक नया रास्ता हमें देती है, जिससे कि आँख के अंदर के प्रवाही को बाहर निकलने का एक और रास्ता मिले
और आंखों का दबाव कम किया जा सके। और जैसे हमने पहले बात करी कि आंखों की प्रेशर कम करने के लिए जो ग्लूकोमा की दवाई दी गई है, उसको आपको बिल्कुल बंद नहीं करना है। उसमें अगर कोई बदलाव है तो आपके डॉक्टर बिल्कुल आपको बताएंगे। वो डालने पे अगर आपको कोई परेशानी है तो बिल्कुल आप अपने डॉक्टर से बात करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके डॉक्टर कोई और वैकल्पिक ट्रीटमेंट या वैकल्पिक टीपे देके आपकी परेशानी को कम करे। पर जब तक आपके डॉक्टर ने मना ना किया हो तब तक उसको बंद ना करें। अगला प्रश्न ये था कि जो आई ड्रॉप्स जो टीपे हम डालते हैं तो उन्हें कैसे उनका यूज़ करना चाहिए? काफ़ी लोगों को तो ये भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आंखों की शीशी को हम कैसे खोलें, ड्रॉप्स का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, और इसको भी हम कोशिश करते हैं एक वीडियो द्वारा समझने की। कि जैसे जो टीपे होते हैं उसको डालने से पहले आप अपने हाथ सही तरीके से साबुन से धो लें, क्योंकि आँख जो टीपे जो होते हैं उसको स्टेराइल कंडीशन में रखना बहुत ज़रूरी है। उसकी एक्सपायरी देख लें, उसको हिला जब डालना हो उसको तो आपको बिल्कुल हिलाने के बाद ही टीपे डालना है, ताकि कुछ गाढ़ी दवाइयाँ होती है वो सही तरीके से घुल मिल जाएं। उसको खोलना है, उसकी कैप को हम खोलेंगे। उसकी जो टिप होती है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है बॉटल का, उसको हमें उंगली से टच नहीं करना है। उसके बाद हम आंखों की जो नीचे वाली पलक होती है उसको हम खींचेंगे और ऊपर से दूसरे हाथ से उसके अंदर टीपे डालने के बाद हम थोड़ी देर के लिए आंख बंद करेंगे और जो हमारी आंख का जो अंदर वाला कोना है वहाँ पे प्रेशर डालेंगे ताकि दवाई आंख में बनी रहे। और तो इसी तरीके से आप दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और टीपे के इस्तेमाल के बारे में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप बिल्कुल आँख के डॉक्टर के साथ बात करें, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आप जो दवाई हैं उसको सही ढंग से डालें। अगर आप सही रूप से नहीं डाल रहे हैं तो दवाई काम नहीं करेगी। और अगर आप 1 बूंद की बजाय 2 या 3 बूंद डाल रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ दवाइयाँ बाहर निकल जाएँ और बाहर की चमड़ी के ऊपर आपको वो थोड़ी-सी तकलीफ दे। तो एक ही बूंद डालना है, और हो सके तो टिश्यू पेपर को साथ में रख सकते हैं, ताकि जो बाहर निकली हुई, बाहर गिरी हुई दवाई हैं, उसको आप आराम से टिश्यू पेपर को वहाँ रख के, ताकि टिश्यू पेपर उसको सोख ले और वो दवाई वहाँ से हट जाए। अगला के जो हमारा चल रहा है, कैसे क्या बदलाव कर सकते हैं ज़्यादा को और हम उससे ज़्यादा लाभ पाएँ? हम क्या लाइफ़स्टाइल में क्या चेंज कर सकते हैं जिससे कि हमको ज़्यादा फ़ायदा हो? तो ये भी हम एक वीडियो के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे रेगुलर हेल्दी लाइफस्टाइल बाकी सारे रोग के लिए भी बहुत काम की है, उसी तरीके से ग्लूकोमा के लिए भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ पेशेंट्स को ऐसा होता है कि वो बहुत सारा पानी एक साथ पीते हैं, उससे कि प्रेशर बढ़ता है। तो आप थोड़े-थोड़े समय पे कम मात्रा में पानी पीजिए ताकि एकदम से आँखों का दबाव ना बढ़े। एक्सरसाइज़ करें, अ, शीर्षासन बिल्कुल ना करें, इससे कि आँख का दबाव बढ़ता है। आप कौन-सी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं उसके बारे में आप अपने डॉक्टर से सुझाव लें। और जो आपके आँख के डॉक्टर ने ली दी हुई है, उसी दवाइयों का पालन करें। जो स्ट्रेस है, वो ग्लूकोमा को बढ़ा सकता है, तनावपूर्ण परिस्थिति ग्लूकोमा को बढ़ा सकती है। तो हो सके तो उसको जितना कम कर सके उतना कम करें। अपना वज़न नियंत्रित रखें, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। जो ब्लड शुगर आपका कंट्रोल में रहेगा
अगर आपका अगर चोट लगी है किसी कारण से तो आँख के डॉक्टर के पास चेकअप करवाएँ। और आप किसी ऐसे काम में हैं जिससे कि आपको चोट लगने का खतरा है, तो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनें, जिससे कि आपको आँख में चोट ना लगे। उस इन सारी चीज़ों के उपरांत जैसे अभी कुछ परीक्षणों में मालूम हुआ है कि जो मेडिटेशन है, जो प्राणायाम, योग है, ये सारी चीज़ें हमारा स्ट्रेस कम करने में मदद करती हैं और वो ग्लूकोमा में भी मदद करती हैं। तो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जिसमें कि आपका डाइट, अ, आपकी स्लीप, स्ट्रेस कम करना और ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान में रखेंगे, तो ये पाया गया है कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने से ग्लूकोमा में ट्रीटमेंट में हमें बहुत मदद मिलती है। तो पेशेंट्स को ये सारी चीज़ों के बारे में भी जानना चाहिए। आप अपने आँख के डॉक्टर के साथ बात कर सकते हैं कि लाइफ़स्टाइल में कौन से परिबल आप चेंज कर सकते हैं, कौन सी हैबिट्स चेंज करने से आपकी ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में मदद मिल सकती है। तो टीपे और लेज़र या सर्जरी जो भी चीज़ है, उसके साथ ये चीज़ों को करने से आपके ग्लूकोमा को ट्रीट करने में एक और अच्छे विकल्प मिलेंगे और मैं ये समझता हूँ कि आप अपने ग्लूकोमा को बेहतर तरीके से ट्रीट कर पाएँगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं फिर से दोहराऊँगा, जो काफ़ी बार मुझे पूछा जाता है कि क्या ग्लूकोमा की वजह से होने वाले अंधेपन को हम रोक पाएँगे या ग्लूकोमा का कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है या नहीं है? तो एक चीज़ मैं थोड़ी-सी क्लियर या और स्पष्ट करना चाहूँगा कि ग्लूकोमा का क्योर नहीं है, पर उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर हमने मान लो सही तरीके से डॉक्टर की एडवाइस को फ़ॉलो किया, रेगुलर चेकअप कराया, रेगुलर जाँच कराई, तो हम ग्लूकोमा को बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। उससे रोशनी में जो कम कटौती हो रही है, उसको बिल्कुल रोक सकते हैं। जहाँ है, वहाँ पे उसको हम स्टेबल कर सकते हैं। और कुछ सर्वेक्षण में ये पाया गया है कि लंबे माने 10 या 20 साल या 25 साल में ग्लूकोमा की वजह से जो अंधापन आता है, उसको रोकने के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक कि जो आपकी ट्रीटमेंट यानी आपके जो टीपे हैं, वो टीपे आपको सही ढंग से डालने हैं। और दूसरा, आपके डॉक्टर ने आपको जो सही तरीके से फ़ॉलो-अप के लिए डेट दी है कि आपको हर 4 महीने पे या हर 6 महीने पे आपको एक चेकअप के लिए आना है। तो आपको सब कुछ सही लगे, आप टीपे डाल रहे हैं, आपको कोई आँख में परेशानी नहीं है, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि आपको 6 महीने पे रेगुलर चेकअप कराना है, तो आपको कराना ही चाहिए। क्योंकि जैसे पहले बताया, अगर आपका ग्लूकोमा आगे बढ़ रहा है, तो आपको कोई लक्षण पता नहीं चलेंगे। आँख के डॉक्टर चेक करेंगे, पेरिमेट्री टेस्ट करेंगे और टेस्ट करेंगे, तो उनको शायद पता चल जाएगा कि भले आपको कोई सिम्पटम्स बढ़ नहीं रहे हैं, पर आपका ग्लूकोमा और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। क्यों ये 2 चीज़ों का पालन करने से जो दवाई बताई गई हैं और जो अ, आपको चेकअप के लिए बुलाया जाता है, ये 2 चीज़ों का आपके डॉक्टर के कहे अनुसार अगर आप पालन करेंगे, तो मेरा मानना है कि हम ये अंधेपन को रोक सकते हैं और आगे रोशनी की कटौती होने से रोका जा सकता है। अगला प्रश्न सर ये था कि मतलब यदि ग्लूकोमा है या किसी मुझे जैसे ग्लूकोमा है, तो मेरे परिवार में और किसी को भी ये रोग हो सकता है? तो ये एक फिर से मैं दोहराऊँगा, हम इस पे बात कर चुके हैं कि जो दर्दी को ग्लूकोमा है, उनको
अपने परिवारजनों को, खास करके जो निकट परिवारजन हैं, जैसे बेटा-बेटी, बुजुर्ग हैं, उनके बेटा-बेटी या उनके भाई-बहन, तो उनको खास करके ये सुझाव देना है कि जो मुझे ग्लूकोमा है, वो शायद आपको भी हो सकता है और उसके लिए आपको अपनी जाँच आँख के डॉक्टर के पास करानी चाहिए। तो हम हमेशा से जो ग्लूकोमा के पेशेंट्स होते हैं, उनको ये सुझाव देते हैं कि आपके जो फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव माने निकटजन हैं, उनको प्रोत्साहित करें आँखों का चेकअप कराने के लिए, खास करके 40 साल की उम्र के ऊपर, क्योंकि ग्लूकोमा जो है, वो 40 साल की उम्र के ऊपर होता है और वहाँ से रिस्क बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो ये सिचुएशन के अंदर जो फैमिली हिस्ट्री पॉज़िटिव है किसी के, आपके या कोई भी व्यक्ति है, जिनको अभी पता नहीं है या उनको ग्लूकोमा नहीं है, पर उनके कोई भी रिलेटिव है, उनको मामा या काका या कोई भी रिलेटिव है, जिनको ग्लूकोमा है, तो आपको अपने आँख के डॉक्टर से बात करनी चाहिए। आपकी जो फैमिली हिस्ट्री है, वो बतानी चाहिए और वो बताने से शायद हो सकता है आपकी आँख में भी शुरुआत हो गई हो और क्योंकि आपने एक अच्छा कदम लिया अपना रेगुलर चेकअप कराने का, तो हो सकता है कि आपका ग्लूकोमा पहले ही पकड़ में आ जाए। पहले ही पकड़ में आ गए, तो मैंने जैसे पहले बताया हम 50% जंग वैसे ही जीत चुके हैं और ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा तो हो सकता है कि आपको कभी ऐसी नौबत ना आए कि जैसे आपका ग्लूकोमा इतना बढ़े कि जिससे आपकी रोशनी में असर आए। तो महत्वपूर्ण बात ये है कि उसको पहले ही पकड़ना है। वो बहुत ज़्यादा नुकसान करे उससे पहले ही अगर वो हमारे ध्यान में आता है, तो उसकी बहुत अच्छी सारवार मुमकिन है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू थे जो हमें लगा कि सबकी जानकारी के लिए ज़रूरी है। आप अपने सुझाव भी हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं और क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। मैं अर्पित जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो उनकी तरफ से कोई प्रश्न और बाकी हो या अपनी कोई बात शेयर करना चाहेंगे, उनका अनुभव कैसा रहा है, अगर वो शेयर करना चाहते हैं तो अ, बिल्कुल करें ताकि लोगों को एक प्रोत्साहन मिले कि अगर सही समय पे जल्दी हमने रोग की ट्रीटमेंट या रोग का निदान कर लिया, तो शायद ऐसी नौबत ही ना आए कि जिससे कि ग्लूकोमा आपके विज़न को कम कर सके। पता चल ये डॉक्टर से परामर्श लें, वो जिस तरीके से आपको गाइड करते हैं कि आपको कौन सी दवाई डालना, कौन सी जाँच करवाना, वो आप करें और जैसे वो फॉलो अप करते हैं आपको, वैसा अगर आप करते हैं, तो मेरा भी एक्सपीरियंस यही रहा है कि मुझे भी जब स्टार्टिंग में जैसा पता चला था तो काफ़ी ज़्यादा आजकल गूगल हो गया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कुछ होता है तो हम लोग सबसे पहले गूगल पे सर्च कर लेते हैं। तो अब सर्च करने के बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें ऐसा इसमें जो वो अगर आप जो जो भी आई डॉक्टर आप उनसे करते हैं, उससे आप परामर्श लेते हैं कि कैसे उसकी जाँच करवा के और कैसे इसमें आगे किस स्टेज पर है, किस तरीके से आगे बढ़ इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। यही है कि हमें सावधानी रखना है और टाइम-टाइम पे चेकअप ज़रूर करवाना है। तो हम आशा रखते हैं कि हमारी ये कोशिश आपको
शायद मदद कर सकती है। और या ये फेसबुक लाइव वेबिनार को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों से, अपने परिवारजनों से, आपको लगता है जिनको इनसे मदद मिल सकती है। और आपके कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। फिर से मैं एक बारी आभार व्यक्त करूँगा अर्पित जी का, जिन्होंने समय लिया और इतने अच्छे वेबिनार को सक्सेसफुल बनाने में हमारी मदद की। और मैं आभारी रहूँगा डॉक्टर सपना का, जिन्होंने ये वेबिनार एक बहुत अच्छी पहल ली है जिससे कि लोगों को जानकारी मिल सके। और हम आशा रखते हैं कि अ, हम आगे भी इसी तरीके से आपको और ज़्यादा जानकारी देते रहेंगे, जिससे कि एक जागृति फैले। और मैंने जैसे पहले बताया, जागृति ही इस बीमारी के लिए सबसे बड़ा हथियार है। धन्यवाद।